आज हम बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन सिद्धांतों से सीटेट में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर अपना थर्ड है। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर लिए हैं, एक नोम चॉम्स्की का और एक जीन पियाजे का। सभी वीडियो को देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी टॉपिक्स सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी हम आज डीपली समझ लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले जाने कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो कोलबर्ग है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो बताइए नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ठीक है ना। तो आंसर होगा आपका कोहलबर्ग। ठीक है ना। समझ आया। चलिए अब नैतिकता क्या होती है ये भी सीख लीजिए। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी क्या सही है समाज में, क्या गलत है, इस सभी की जानकारी या पहचान होती है, उसे कहते हैं नैतिकता यानी मोरलिटी। ठीक है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी ये जो नैतिकता होती है ये सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है, ये जन्मजात नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि बताओ नैतिकता जन्मजात होती है या सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है। तो सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हिंज की कहानी है। हिंज की कहानी देखो, कोलबर्ग ने बहुत सारी बच्चों को कहानियां सुना सुना कर उनसे प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पूछकर बच्चों की उम्र देखकर उन्होंने कुछ 3 लेवल बताए और 3 लेवलों में 2-2 स्टेज बताई। इस तरह से स्टेज नंबर 6 हो गई है। स्टेज 6 टोटल और लेवल 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले हिंज की कहानी समझिएगा। हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, कैंसर से पीड़ित थी। तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि दवा तो है लेकिन एक केमिस्ट के पास है। यानी कैंसर की दवा तो थी नहीं लेकिन एक केमिस्ट ने उसका आविष्कार किया था, ये समझा जाए तो। ठीक है। समझने वाली कहानी समझो ध्यान से। तो केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसको दवा दे दे, लेकिन केमिस्ट उसके बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, $2000 रुपए मांगता है। हिंज के पास केवल $1000 रुपए थे। ठीक है ना। तो उससे वो मना कर देता है, ये तो भाई मैंने आविष्कार किया है, मैं तो इसका पेटेंट कराऊंगा, ये मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है ना। उसके बाद 50% पैसे थे, फिर भी उसने उसको वापस कर दिया। ठीक है। अच्छा फिर क्या करता है, हिंज सोचता है कि अब तो बीवी को बचाना है तो दवा की क्यों ना चोरी कर ली जाए। तो हिंज ने दवा को चोरी कर लिया। ठीक है। और उसने अपनी पत्नी को बचा लिया। पत्नी तो बच गई लेकिन उसको क्या हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है ना। तो ये कहानी बच्चों को सुनाई, अलग अलग उम्र के बच्चों को कोहलबर्ग ने सुनाई। उनसे फिर कुछ प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए थे टोटल। उनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के बाद ये कुछ कंसेप्ट है, और उसके बाद उन्होंने 3 लेवल बताए, 3 स्तर बताए, और प्रत्येक स्तर में 2-2 स्टेज बताए, 2-2 अपनी अवस्थाएं बताई। तो ऐसे कर 6 अवस्थाओं के बारे में इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट देख लेंगे हम। ठीक है। चलिए। तो पहला है हमारा नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। सही गलत के बारे में निर्णय न लेने की स्थिति को मोरल डिलेमा कहते हैं। यानी हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी और चोरी नहीं करेगा तो बीवी मरेगी। तो ये डिसीजन लेने में दुविधा है, अब करे क्या बेचारा, चोरी करे या अपनी बीवी को बचाए चोरी करके। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। अगर आप निर्णय ना ले पा रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे मोरल डिलेमा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए। आगे नैतिक तर्कणा यानी नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। सही गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक तर्क। ठीक है। अर्थात सही गलत को, गलत में से केवल एक को चुनना, सही है या गलत है उसको उसमें से एक को चुन लेना ही। जैसे हिंज ने चोरी को चुन लिया, हालांकि गलत था चोरी करना, लेकिन उसने फिर भी चुन लिया क्योंकि उसको अपनी बीवी को बचाना था। ठीक है ना। तो यही नैतिक तर्क होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कोलबर्ग के नैतिकता के 3 स्तर कितने बताए हैं, 3 स्तर बताए। एक यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो बताइए कोलबर्ग ने कितने स्तर बताए, लेवल कितने बताए।
तो लेवल 3 बताएं। स्टेज कितनी बताइए? स्टेज कितनी? स्टेज 6। स्टेज कितनी? 6। 6 स्टेज के बारे में हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। पहला नंबर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 वर्ष के बालक है इसमें। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चा जानता ही नहीं क्या गलत है क्या सही है। जो बच्चों को बता दिया जाता है पैर छूना माँ के अच्छा है ना, सही है ना, बड़ों का सम्मान करना सही है, चोरी करना गलत है, तो उसी को बच्चा मान लेता है, ठीक है ना। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है ना, समझ आ गया। इस अवस्था को दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से? दो स्टेज है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओबिडेंस। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे जैसे कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। समझ में आया? किस पर? दंड पर आधारित है, ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट दूसरी है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। रिलेटिविस्ट है, इसमें जुड़ा होगा कोई ना कोई क्या होगा, जुड़ा होगा। जैसे इस अवस्था में जैसे को तैसे का भी कहा जाता है, यानी अगर तुम मेरा पेन तोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हारा पेन तोड़ दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बच्ची कहती है, एक स्टूडेंट कह रही है कि आज मुझे आप खाना खिलाओ, क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको खाना खिलाया था। समझ, जैसे को तैसे। एक्सचेंज की बात आए तो ये साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता होगी, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई व्यक्ति करता है उसके साथ वैसा ही वह करता है। उदाहरण क्या है इसमें? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, ठीक है। जो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्सचेंज की बात आए तो इसी को लगाना, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, यानी पहला लेवल दूसरी स्टेज, ठीक है। चलिए दूसरा लेवल देखिए। दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इसको हम परंपरागत नैतिकता स्तर भी कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की मानकों को अपने अंदर समावेश करने लग जाता है। दूसरे लोग जो बताते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे समाज ने बताया कि हमें माँ बाप गुरु जी के पैर छूने चाहिए, तो बच्चों ने इसका निर्णय कर लिया ये अच्छी बात है, इसको करता है रोजाना, ठीक है। चोरी नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, तो बच्चे ने ये एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया इसको कि वो है ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसकी भी दो अवस्थाएं बताई, दो अवस्थाएं। पहली इसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन करना, अर्जित करना, अप्रूवल लेना, अर्न्स अप्रूवल, ठीक है। तो ये गुड गर्ल गुड बॉय में आती है। इसमें अगर बच्चे से प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया चोरी करना गंदी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए हिंज को, ठीक है। और अगर चोरी करेंगे तो समाज में रिजेक्ट कर देगा, ये इसी में उत्तर बताए। इसी में गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। चलिए नेक्स्ट इसकी स्टेज है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था में को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक है ना। कानून को पालन जरूर करेगा, यानी कानून का पालन करना आवश्यक है। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, ये उदाहरण है। जैसे रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया तो रेड लाइट मतलब उसने कानून नहीं माना था, तो अब वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी उसको कानून मानना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब ये थर्ड दो कानून की बात आए, कानून को मानना चाहिए, है ना। तो यही हमारी अपनी स्टेज काम करे, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरी तीसरी स्टेज उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं। बच्चे 13 वर्ष से बड़ा हो जाता है डिसीजन खुद ले लेता है, ना कि समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, खुद डिसीजन लेता है। इसमें दो स्टेज है। इसमें पहली स्टेज है अपनी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं, इसके लिए होते हैं, नियम तो होते तो भले के लिए। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है, कोई नियम है उससे उसका नुकसान हो रहा है, तो नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे चोरी करना गलत बात है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन हिंज की तो नुकसान हो रहा था, हिंज की बीवी खत्म हो जाती तो उसको पूरे जीवन भर तक उसका वैल्यू चुकाना पड़ता है, ठीक है ना, दुख दर्द उसके जीवन भर तक रहता। तो इसलिए उसने क्या किया, नियम को तोड़ दिया और चोरी करना चुना तो उसने अच्छा किया। इन बच्चों से पूछा जाए तो अच्छा किया। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बचता जाती तो उसको तोड़ देना चाहिए। ये इस स्टेज के बालक कह रहे हैं, ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट एक और स्टेज है इसमें
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं, अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने खुद के नियम बनाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, खुद के नियम बनाते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये भी स्टेज हो गई। अब हम देखेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। आलोचना भी की गई इनकी, उनके सिद्धांत की आलोचना ये एक महिला है कैरोल गिलिगन के नाम की, इसने की थी। क्या किया था, उन्होंने तर्क दिया कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, ठीक है ना, महिलाओं को थोड़ा कम प्राथमिकता दी है और पुरुषों को ज्यादा दी है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जस्टिस होता है और स्त्रियों का नैतिकता का आधार देखभाल होता है। क्या होता है, केयर होता है, देखभाल होता है। तो ये यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए कोहलबर्ग के अनुसार पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या होता है, तो जस्टिस होता है, न्याय। स्त्रियों का नैतिकता का आधार क्या होता है, केयर होता है, देखभाल, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इतना ये जो डेफिनेशन है, थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको इसके एमसीक्यू कराऊंगा। क्या कराऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताइए, जब ज्यादा से ज्यादा लाइक होंगे तो समझेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने बहन भाइयों में जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, इससे रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप शेयर कीजिए।